गांव का उतरना चाहिए कि एक दो का ही उतर जाए काफी है? सबका ही समाधान हो ना। तो फिर आपको एक काम करना पड़ेगा, जो ये मोबाइल है ना बदमाश, इसको चुप करना पड़ेगा ताकि ये डिस्टर्ब ना करे बीच में। इसका गला ही दबा दो थोड़ी देर के लिए ताकि अच्छे से चर्चा कर सके हम। इसको बंद कर दो, या तो इसको एरोप्लेन मोड पे लगा दो या साइलेंट लगा के दूर रख दो कि ये परेशान ना करे। जल्दी कर दो फिर, क्योंकि जितनी हम उम्मीद कर रहे हैं कि ज़्यादा लोग आएंगे, क्या ये बढ़ेंगे या इतने ही आएंगे? बुलाओ बुलाओ, सबको बुलाओ। अच्छा, करें चर्चा शुरू। देखो, जब तक आप नहीं बोलोगे मैं यहीं खड़ा रहूंगा ऐसे ही। ये फोन और ये चुप करके बंद करके इसको रख दो और हम अपनी चर्चा शुरू करते हैं, ठीक है? मैं कई बार काफ़ी परेशान हो जाता हूँ, क्योंकि राजस्थान का एक वर्ग ऐसा है जो पूरे भारत में गाड़ियों में घूमता रहता है, घुमंतु समाज है वो, है ना? और उनके पीछे की जो कहानी है उसके बारे में पता चलता है कि वो महाराणा प्रताप के वंशज है और वहाँ से कुछ शपथ ली थी। मुझे ऐसा पता है, शायद कुछ और भी हो सकती है बात वो। और वो घूमते रहते हैं। उनका जो व्यवसाय है, जो व्यवसाय था कहेंगे अब तो, औजार बनाना, रसोई के औजार बनाना, खेत के औजार बनाना, ये सारा उनका काम रहता था। चिमटा, पलटा, कढ़ाई और ये सारी की सारी चीज़ें वो समाज बनाता है। वो कौन से एरिया का समाज है अगर आपको पता हो तो? चित्तौड़ साइड का या इधर का भी है? चित्तौड़ साइड का, हाँ। मैं ये देख रहा हूं कि जो समाज अपने घरों को छोड़ के कई सदियों से सड़कों पे है, उनका ये नहीं पता कि उनका डेरा कहाँ लगेगा, ये नहीं पता कि वो कब कहाँ बैठेंगे, अपना रोटी पकाना शुरू कर देंगे। ऐसी कोई शपथ उन्होंने ले रखी होगी, ऐसी कोई कसम खा ली होगी, तो वो चल पड़े और अपने पूर्वजों की उस कसम को वो आज तक निभाते आ रहे हैं। कितनी बड़ी बात है ना? मैंने उस समाज की महिलाओं के शरीर पर पूरा शरीर चांदी से भरा देखा है। गला भी चांदी से भरा हुआ, हाथ भी पूरे के पूरे चांदी से भरे हुए और घुटने से नीचे टांगे भी। अगर वो समाज जिसके पास जमीन नहीं है, जिसके पास अनाज नहीं है, जिसके पास अपना घर नहीं है, वो समाज क्या टाइम हो गया है? टाइम बता दिए एक बार। 1 बज गया, कोई बात, ठीक है। पधारे के जितने जितने साथी हैं, मैं ये कहना चाहूँगा, दूर दराज से हमारे सुनील भाई आए हुए हैं। इतना गहन, इतना आज तक का इतना गहन ज्ञान आपको नहीं दिया होगा जो सुनील भाई दे के जाएंगे। आप जो आपकी उम्र के हिसाब से आज तक आपको नहीं मिलेगा, आगे का मैं कह नहीं सकता। हमारे 80 से 90% ऐसे भाइयों में जो ज्ञान ऐसा नहीं सुना होगा आपने, इसलिए ध्यान से इसको गहराई से आप सुनिए तो आपको आगे का भविष्य नजर आएगा और आपको क्या करना है। धन्यवाद। ठीक है भाई, ये तो ध्यान से बहुत सुन ही रहे हैं पहले ही। कोई बात नहीं, अब नहीं जाएंगे, चिंता ना करो। एक बार बाबा रामदेव का जब आंदोलन चल रहा था तो उन्होंने रोहतक में मीटिंग करी और जो हॉल था उसमें संख्या लगभग 3000 के आसपास के लोगों की बैठने की व्यवस्था थी। अब 3000 लोग और चारों तरफ से बंद और केवल पंखे चल रहे, और लगभग 8 घंटे वो मीटिंग चली। तो 8 घंटे शरीर से पसीना ऐसे निकलता रहा जैसे नल चल रहा हो। मतलब ऐसा नहीं था कि कोई सेकंड ऐसी रही हो जिसमें पसीना रुका हो। और वो जुनून उन सब लोगों का इतना था कि एक भी आदमी उठा नहीं, क्योंकि वो सब किस लिए वहाँ इकट्ठे थे उस पे ये वह जो चर्चा 12 साल पहले थी वो चर्चा यहाँ भी है।
तो समझ लेंगे यहाँ की व्यवस्था ठीक है, इतनी गर्मी नहीं लग रही। अब तो लगभग 2-3 कूलर पंखे चल रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है। एक बार बात अभी रोकनी पड़ेगी अपने को। मेरा कहने का मतलब ये था कि जिसके पास घर नहीं, जिसके पास ज़मीन नहीं, जिसके पास अपने व्यवस्था नहीं, जिसके पास अपना अनाज नहीं, उन लोगों के शरीर पर भी चांदी लदी पड़ी है। और ये कुल मिला के 8-10 साल पहले तक मैंने पूरा देखा। और जब पूरे राजस्थान की बात करते हैं तो केवल वो लोग नहीं, पूरे राजस्थान की यही कहानी है। और जब राजस्थान की ये कहानी है, उसमें बहुत कई ज़िले ऐसे हैं जहाँ पे कुछ अनाज वगैरह होता नहीं या बारिश के भरोसे है। ऐसा समाज या ऐसी जगह राजस्थान की जहाँ पे अनाज कम होता हो या कुछ बेचने का या कुछ करने का मतलब कोई काम कम हो, ऐसी जगह पे सोना चांदी भरपूर हो, तो हरियाणा पंजाब की तो बात जो एकदम अलग है। पंजाब और हरियाणा तो पूरा अच्छा पानी भी है, अब वो सारी की सारी मिट्टी भी एक जैसी है, उसमें ऐसी जगह नहीं है कि कहीं बारिश के भरोसे बात चलती हो, पूरा का पूरा एरिया बहुत अच्छा। तो वहाँ पे भी मैंने अपनी दादी, अपनी ताई, अपनी चाचियों के पास पैरों में इतने मोटे मोटे कड़े देखे चांदी के, कानों में इतने मोटे मोटे सोने के देखे, और मतलब शरीर पे बहुत सोना चांदी देखा। लेकिन मेरी परेशानी ये है, आज यहाँ जितनी माताएं बैठी हैं, क्या इनके पास 15-20 साल पहले जितना सोना चांदी है? नहीं है। तो कहाँ गया? क्या हम बेच के खा गए? क्या आपके घर वाले इतने निकम्मे कि वो बेच के खा गए? क्या आपके पास इतनी परेशानी है कि मतलब आपको मजबूरी में बेचना पड़ा? इनमें से ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि समाज में अगर कोई भी आदमी ऐसा गलत चल पड़े, गलत आचरण में, तो शायद 100 में से 1-2 होगा। पूरा समाज ऐसा नहीं होता। तो जब पूरा समाज ऐसा नहीं है, तो ये इतना सारा सोना चांदी और इतना सारा धन कहाँ चला गया, ये मैं काफ़ी समय से सोच रहा हूँ। अब मुझे सवाल बड़े लंबे समय तक तो मिले नहीं, सवालों के जवाब, लेकिन अब सवालों के जवाब मिले हैं। और जो समझ बनी है हमारी, उस समझ से एक चीज़ की ज़रूरत निकली कि हमें ऐसे युवाओं की, ऐसे योद्धाओं की, ऐसी माताओं बहनों की ज़रूरत है जो हमारी इस बात को बहुत ऊंचे स्तर पे समझ जाए, और फिर हम साथ में एक दूसरे के साथ मिलकर लड़ें इस संघर्ष में। एक कुर्सी ला दो ना, खड़ा नहीं हो जा रहा। मेरी बात आपको कुछ समझ आई होगी। मेरा सवाल केवल इतना है कि मेरे घरों में, मेरे परिवार में, मेरे देश के हर घर में जब इतना सारा सोना चांदी होता था तो वो गया कहाँ? सवाल है ये इतना। भाई दिन बैठ के बोलूं, कोई दिक्कत तो नहीं? क्योंकि इस लड़ाई का प्रसाद मिला था, वो थोड़ा परेशान कर रहा है। थोड़े दिन पहले पता होगा आप लोगों को, जब हम ये लोन वाली लड़ाई लड़ रहे थे, शायद सोमदेव भाई ने बताया होगा आपको, तो पुलिस वालों ने उठाया, ना कोई FIR है, ना कोई रिपोर्ट है, ना कोई आरोप है, ना कोई क्राइम है, उठाया, बढ़िया तरीके से तोड़ा, जैसे वो पहले अंग्रेज़ों के टाइम पे तोड़ते थे, और छोड़ दिया। ये प्रसाद ही तो है समाज के लिए काम करने वालों का। लेकिन हमें इससे कोई परेशानी नहीं है, उसके बावजूद आप बड़ी और डबल स्पीड से चल रहे हैं। लेकिन ये समस्या मेरे जैसे और भाइयों के साथ ना आए, इसलिए हम सबको मिलके इकट्ठा होकर लड़ने की ज़रूरत है। सहमत है इस बात से आप पूरी तरह? ठीक है जी। मैं आपको एक छोटी सी जानकारी दूं, नहीं वो क्या है, एक जो सुप्रीम कोर्ट है अपना, उच्चतम न्यायालय, मेरी तरफ ध्यान दें सारे, बोलेंगे नहीं।
उसका एक जज था, सुप्रीम कोर्ट का जज था 2015 में, उसका नाम था मार्कंडे काटजू, सुना है? उसने एक जजमेंट दिया, एक निर्णय सुनाया किसी केस में, और उस केस में निर्णय ये आया कि भाई इस देश में केवल 8% लोग ही इस देश के निवासी हैं। अगर 100 लोग आपके गांव में हैं तो उसमें केवल 8 लोग ही ऐसे हैं जो असली भारतीय हैं, और जो बाकी 92 लोग हैं वो विदेशी नागरिक हैं। अभी यहाँ पे तो सारे हम तो कहते हैं हम तो भारत के हैं, तो ये कैसे आ गया कि ये भारत के नहीं हैं और विदेशी हैं? तो उसमें आगे उसने बताया जिन जिन लोगों ने आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, वोटर कार्ड, लाइसेंस या किसी भी तरीके का कार्ड बना रखा हो या आईडी बना रखी हो, वो सारे के सारे कार्ड धारक विदेशी नागरिक हैं। अब ऐसे कौन लोग हैं जिनके पास कार्ड नहीं है? आपको पता है कौन है ऐसे लोग? एक बार पसीना आएगा फिर ठंडा शरीर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जितना ज़्यादा उस तरफ ध्यान देंगे उतना ज़्यादा परेशान रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। केवल 8% वो लोग जो जंगलों में रहते हैं, ना कोई सरकार की सुविधा लेते, ना सरकार से कोई काम करवाते, ना उनका कोई सब्सिडी लेते, कुछ नहीं करते, वो सरकार से कोई फ़ायदा लेते नहीं, और केवल अपने गांव में सारे के सारे काम करते हैं। वो लोग अपने आप को ये कह रहे हैं कि हम आदिवासी लोग हैं, जबकि आदिवासी तो सब हैं। अब आपकी पीढ़ी दादा परदादा, उनके दादा परदादा, उनके दादा परदादा कब के होंगे? जब से ये धरती चल रही है। तो आदिवासी तो सब हैं, असल में वो वनवासी हैं, जंगलों में हैं। तो जंगल में रहने वाले वनवासी लोग, ये कोर्ट ने कहा, भारत के संविधान के सबसे ऊंचे शिखर पर बैठे लोगों ने कहा, जज ने, कि भाई केवल 8% लोग ऐसे हैं जो भारत के असली लोग हैं, और 92% कौन है? विदेशी हैं। और जो लोन वाली समस्या है वो 92% लोगों पे है। 8% लोग, देखो उठ कर न जाता हूं, आपने ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ी देर चाहिए बाहर भेजने के लिए, बोल छोड़ दूं? पानी पीने के लिए, पेशाब करने के लिए जाना है तो फिर शुरू कर लेंगे। हाँ, देखो मैं आपको एक बात बताऊं, बड़ी शानदार सी है, आपको पता भी नहीं, ये डीजे, ये माइक, ये साउंड, ये पंखे, ये गद्दे, ये सारी की सारी भोजन व्यवस्था पिछले कई दिनों से इस पे कई साथी लगे पड़े हैं। हम थोड़ी देर की गर्मी से परेशान हो जाते हैं। हम तो यहाँ बैठे आराम से सुन रहे हैं पंखे के आगे, वहाँ लगभग 12 साथी ऐसे हैं जो 50 डिग्री तो तापमान गर्मी का है और लगभग 70-80 डिग्री का तापमान चूल्हे का है, और वहाँ रोटी बना रहे हैं। तो उनसे तो ज़्यादा गर्मी नहीं लग रही होगी, है जी? कौन लगा नहीं, इब नहीं लगती है, क्योंकि अपन लगे ओहो मारते भी ज़्यादा दुखी है कोई। अगर दूसरे को दुख के देख के अपना दुख कम लगने लग जाता है कि नहीं? तो कहने का मतलब ये है कि वो जो 8% लोग हैं, ना उनके ऊपर कोई लोन है, ना वो टैक्स देते, ना वो कुछ मांगते, वो अपने गांव में सारे काम खुद करते हैं। उनके पास सारी व्यवस्था है। उनके गांव के पंचायत के लोग अगर कोई झगड़ा हो जाता है तो वहीं निपटा लेते हैं। तो ऐसी व्यवस्था शायद अपने गांव में भी 15 साल पहले तो थी, जब दुकान नहीं थी, जब बाजार नहीं था, जब बिजली नहीं थी, जब टेलीविज़न जैसा बदमाश डिब्बा नहीं था, कबाड़, जब मोबाइल नहीं था, तो सब के सब लोगों के पास पूरा टाइम था एक दूसरे के दर्द सुनने का, एक दूसरे की समस्याएं सुनने का। आज क्या हो रखा है? सब दर्द में भरे पड़े हैं। अगर कोई किसी को सुनाए, जब उसका ही दर्द भरा पड़ा है तो वो सुनेगा कैसे?
अब मान के चलो किसी का बर्तन भरा पड़ा हो पानी का, आप उसमें पानी डाल दोगे? अगर उसमें पानी डालना है तो पहले वो खाली करना पड़ेगा। अगर वो खाली कर लिया तो बात बनेगी, वो दूसरा आपका पानी उसमें डल जाए। अब हमने जब ये देखा काफ़ी दिनों से, हम किसी के पास भी जाएं और जब जाते हैं तो होता क्या है, सामने वाला अपने दुख में भरा पड़ा है और मैं उसको समझाने लग जाऊं, सामने वाला सोचता है ये हो रहा गया एक फालतू। तो हमने एक काम करा, गए और जी भाई जी ठीक हो, राम राम जी, हाँ जी ठीक है जी, बस। अब अगर सामने वाला परेशान है तो सुनेगा नहीं, तो क्या करो, घर परिवार ठीक है, बाल बच्चे डांगर ढोर सब ठीक है। अब वो धीरे धीरे खुलना शुरू होगा, अरे कहाँ ठीक है भाई, बीमार पड़े सारे बालक, ऐसे ही तो बोल रहे हैं, हरियाणवी समझ आ जाए? अच्छा फिर ठीक है। अच्छा सारे बालक बीमार पड़े और पशु, अरे भाई क्या करे, पशुओं का 4 साल हो गए नए दूध नहीं हो रही गाय भैंस, जोटा बंद गया, कसाइयाँ का कटवाना पड़ेगा, ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं। क्योंकि जब पशु से दूध ना मिल रहा हो और वो खर्चा ही खर्चा कर रहा हो तो उसको हम रख नहीं सकते, क्योंकि कमाई का साधन हमारे पास क्या है जब पहले से लोन और कर्जा भरा पड़ा हो। ऐसे ही डॉक्टर के खर्चे चल रहे हो, डॉक्टर की दवाइयाँ चल रही हो, घर में कई साथी कई सदस्य बीमार हों, तो फिर कैसे ये समाज अपने आप को व्यवस्थित रखेगा? और ऐसा आदमी जिसके घर में इतनी परेशानी है, वो कैसे आपकी बात सुनेगा? बताओ सुनेगा क्या? जब मैं परेशान हूँ तो मैं किसकी सुनूंगा? लेकिन जिसको जनता सरकार मोर्चा की ये बात समझ आ गई हो, उसको ज़बरदस्ती सुनने की आदत डालनी पड़ेगी। हमने ऐसा ही किया, हम किसी के पास जाते हैं तो अपनी नहीं बताते, क्योंकि अपना बहुत भरा पड़ा है दुख, क्योंकि अपने बच्चे जब मरने की कगार पर है तो दुख ही दुख है। अब एक बच्चे को 20-20, 30-30 टिक्के ठोक देते हैं। जन्म होते ही डॉक्टर एक साजिश के तहत उसको पीलिया का शिकार कर देता है, पीलिया बताते ही 50,000 का बिल बना देता है हॉस्पिटल में। तो वो लोग दूसरे के दर्द को कैसे सुने, जो अपना ही दर्द इतना ज़्यादा हो? तो ये सारी की सारी व्यवस्था ऐसे ही चलती रही। और हमने एक बात देखी कि भाई बहुत लोग परेशान हैं, तो हम एक काम करते हैं, हम अपने आप की बातें कम बताएंगे और सामने वाले की ज़्यादा सुन लेंगे। तो हमने ये काम करके देखा, तो क्या होता है, जब कोई परेशान आदमी है, उसने सारी परेशानी मुझे बता दी, तो उसका ये एरिया खाली हो गया कि नहीं हो गया? यहाँ से बोझ हल्का हो गया। अब जब उसका ये खाली हो गया, अब बोलेगा और सुना भाई, तो फिर मेरे सामने मैदान पड़ा, कितना ही सुना दो, क्योंकि उसने ही तो बोला सुना दे। तो हम बात करते हैं कि भाई तेरी परेशानी अकेले की नहीं, मेरी भी है, तेरे ऊपर कर्जा है, मेरे ऊपर भी है, तेरे घर में पशु बीमार हैं, मेरे घर में भी है, तेरे घर में बच्चे बीमार हैं, मेरे घर में भी है, तेरे घर में और सारी समस्याएं हैं, दिक्कतें हैं, मेरे घर में भी है। तो जब सबके घरों में दिक्कतें हैं, तो इसका मतलब हमारा कोई दुश्मन इकट्ठा एक ही है। अगर सबके घरों में एक जैसी दिक्कत है तो उस दिक्कत को पैदा करने वाला भी कोई एक ही जैसा है। तो जब एक ही जैसी दिक्कतें हैं और एक ही जैसे दिक्कत पैदा करने वाले हैं, तो सबका दुश्मन भी एक जैसा ही है। तो जब सबका दुश्मन एक जैसा है, तो कहते हैं कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त और दोस्त का दुश्मन दुश्मन। तो हम ये पहचान लें कि हमारा दुश्मन कौन है, और अगर ये हमें समझ आ जाए हमारा दुश्मन कौन है, तो फिर सब मिलके लड़ नहीं सकते उससे। बताओ जी, लड़ सकते कि नहीं? जब ये पता चल जाए कि हम सब का दुश्मन एक ही है, वो बेशक कितना ही ताकतवर हो, तो हम लड़ सकते हैं उससे। उन्हीं दुश्मनों की बात हम कर रहे हैं। हमारे संविधान ने एक संशोधन किया था, ये आपके काम की बात यहां से शुरू होती है, 73वां संशोधन। जब मैं आपको ये बात पूछ रहा था कि आप आप अपना लोन उतारने के लिए तैयार हो या पूरे गांव का लोन उतारें तो अच्छा है, तो कौन सा सही है? तो आपने बोला गांव का उतारें तो अच्छा है। तो गांव का लोन उतरे कैसे, ये अब शुरू चर्चा मैं कर रहा हूं।
सरकार ने, वैसे तो सरकार में सब बैठे बदमाश और गुंडे हैं, लेकिन एक आदमी ने थोड़ा सा काम कर दिया समाज के लिए, राजीव गांधी ने। उसने ज़बरदस्ती एक संशोधन करवा दिया कानून में, और उसका नाम है 73वां संशोधन। और उस संशोधन में है ग्राम सभा की ताकत। पंचायत नहीं, ग्राम सभा। पंचायत मतलब सरपंच, पंचायत मतलब मेंबर। और वो कौन से सरपंच मेंबर? जो सरकार की पॉलिसी के अनुसार इलेक्शन में जीतते हैं, वो होते हैं पंचायत के मेंबर और पंचायत के सरपंच। लेकिन यहाँ उस सरपंच और उन मेंबर्स की बात नहीं हो रही है। तो कौन कौन है ग्राम सभा और क्या है ग्राम सभा? ग्राम सभा का मतलब है एक गांव का कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल हो गई हो, वो उस सभा का ऑटोमेटिक ही सदस्य है। यानी मैं अगर इस गांव में जन्मा हूं, मेरी उम्र 18 होते ही मैं उस गांव की ग्राम सभा का सदस्य हूं। मुझे किसी कार्ड की, मुझे किसी आधार कार्ड की, मुझे वोटर कार्ड की, राशन कार्ड की, किसी भी कार्ड की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको सरपंच बनना है, अगर आपको मेंबर बनना है पंचायत का, तो आपको करना क्या पड़ेगा? आपको अपनी प्रॉपर्टी दिखानी पड़ेगी, आपको उनका रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, आपको अपना आधार कार्ड देना पड़ेगा। फिर वो बताएंगे कि आप एलिजिबल हो कि नहीं हो, आप काबिल हो या नहीं हो, ये सरकार बताएगी। और फिर आप लड़ पाओगे। और जिसकी जड़ों में ही लड़ाई होगी वह क्या काम करेगी? बोलते नहीं इलेक्शन लड़ लो। जब लड़ाई ही है तो फायदा क्या है? समाज तो वो होता है ना जो सर्वसम्मति से चलता है। अब यहाँ सुबह सुबह जब हम आए तो कई भाई झाड़ू उठाए लगे पड़े थे, कोई गद्दे बिछा रहा था, तो कोई पानी सेट कर रहा था, तो कोई जनरेटर सेट कर रहा था। उसमें तो लड़ाई नहीं थी, उसमें जिसको जो समझ आई वो अपना अपना काम कर रहा था। और वो काम किसका है? वो इस सारे समाज का काम है। किसी को समझ आया रोटी बनवा दो, वो रोटी बनवा रहा है। किसी को समझ आया खाना बनवा दो, सब्जी बनवा दो, सब्जी बनवा रहा है। किसी को, मतलब जिसको जो समझ आया वो उतना ही सहयोग कर रहा है। कोई छबिल लगाते हैं, तो कोई लंगर लगाते हैं, कोई सेवा करते हैं। तो वो पूछ के थोड़ा करते हैं कि भाई मेरी योग्यता है कि नहीं। जिसकी जैसी योग्यता वो खुद ही कर लेता है। और ऐसी हालत में जब समाज होता है, उसी को बोला जाता है गांव। और गांव का हर ऐसा बच्चा या व्यक्ति, ऐसी कोई लड़की, कोई बहू, कोई महिला, कोई लड़का जिसकी उम्र 18 से ऊपर हो चुकी है, वो उस ग्राम सभा का सदस्य है। समझते जाना, मैं आपको पढ़ाई करवा रहा हूं बिना लिखे। और ये ग्राम सभा का हमारा लक्ष्य है, इस देश के एक एक व्यक्ति को समझ आनी चाहिए ग्राम सभा। जितने ज़्यादा लोगों को ग्राम सभा समझ आ जाएगी, उतना ही जल्दी हम अपने लोन को उतार फेंकेंगे। और बहुत जल्दी हमें अपनी आज़ादी का एहसास होगा। जब हमसे कोई पैसा मांगने वाला, बैंक की तरफ से कर्जा मांगने वाला नहीं होगा, एक शर्त पे कि आपने किसी भाई का, किसी बहन का, किसी परिवार का, किसी रिश्तेदार का 1 रुपया कर्जा ना रखा हो, तो बात बने। मैं पिछली बार भी आया था, काफ़ी जनी होंगी यहाँ पे, कुछ तो होंगी ना। कितनी चीज़ें हम पिछली बार मिले थे? मुकलावा की थी लगभग ना, 5-6 जनी थी। हम 2-3 बार यहाँ आए हैं। और यहाँ इनमें से भी जो इधर परिवार बैठा, इनमें से भी कुछ साथी तो होंगे इधर। हमारा एक ही टारगेट है, एक ही मंजिल है कि हमारा ये परिवार जो मेरे सामने बैठा है, ये इतना ईमानदार हो कि अपने भाईचारे का 1 पैसा भी ना रखे, चाहे आपको कैसे भी देने पड़े। और बैंकों की बात है तो बैंकों ने चोरी कर रखी है, बैंकों ने लूट रखा आपको। बैंकों का एक भी नहीं देना मतलब नहीं, उन्होंने इतना ज़्यादा लूट लिया। जब हम बात करेंगे तो बैंकों से लेना निकलेगा करोड़ों। लेकिन ये संभव तभी है जब आपका गांव वाला मामला चले। हम अकेले अकेले अपना अपना कर्ज उतारने के लालची ना बने, ठीक है जी। अब अगर गांव में कोई सुविधा आई है
तो आपको तो सुविधा ऑटोमेटिक ही मिलेगी, क्योंकि आप गांव में ही हो। अगर आप गांव से बाहर हो तो अलग बात है, लेकिन आप गांव में हो, उसी गांव के बासिंदे हो, उसी गांव में पैदा हुए हो, उस गांव में जो भी काम अच्छा होगा या कोई भी काम बुरा होगा तो वो आपके लिए भी अच्छा या बुरा होगा। बुरा होगा तो आपके लिए भी बुरा, अच्छा होगा तो सबके लिए अच्छा। अब जो ग्राम सभा की बात है, वो संविधान में या कानून में ये बताया कि उसमें आपको एक ऐसी ताकत दी जाती है कि गांव के कोई भी 11 लोग इकट्ठा होके समाज के हित में कोई भी रिजोल्यूशन पास करें। मान के चलो यहाँ पे ये गांव बैठा है, यहाँ पे लगभग 100 लोगों से 100 से ऊपर साथी बैठे हैं। यहाँ सब एक किसी बात पे चर्चा करेंगे और फाइनल करेंगे कि ये काम अपने को अपने गांव के लिए करना है, और वो डिक्लेयर करेंगे, घोषणा करेंगे, निवेदन नहीं, मांगेंगे नहीं, सरकार से लिखेंगे कि हम ऐसा कर रहे हैं, तुम्हें कोई परेशानी हो तो बता देना। और तुम्हें परेशानी हो ही नहीं सकती, क्योंकि मेरा गांव पूरी तरह आज़ाद स्वतंत्र गांव है। इसी आज़ादी को लेके अभी इलेक्शन हुए ना, एमपी के इलेक्शन हुए, सरकार बनी, प्रधानमंत्री बना। इसी इलेक्शन में हरियाणा में कई गांवों ने इकट्ठा होकर ऐलान कर दिया, हम वोट नहीं डालेंगे, हम वोटिंग का बहिष्कार करेंगे, और किसी ने भी वोट नहीं डाला। तो उन्होंने किसी ने भी अपने गांव में किसी भी पार्टी के नेता को घुसने नहीं दिया, जो आया उसको लठ मार के पेल दिया। कितनी ताकत होगी अपने गांव में। जो किसी पार्टी को, जो किसी नेता को, जो सरकार के किसी आदमी को आगे आगे दौड़ा दौड़ा के पीट दे, तो गांव में कितनी ताकत होगी। अगर ऐसी ताकत हमारे पास है तो गांव में कोई बैंक वाला आपसे कर्जा मांगने आ जाएगा? गांव में कोई पुलिस वाला आपके साथ जबरदस्ती करने आ जाएगा? लेकिन एक शर्त पे, गद्दारी ना हो, क्योंकि इस व्यवस्था ने, इस राजनीति ने हमारे ही बीच में अपने चमचे पाल रखे हैं, और वो हर जगह मिलेंगे आपको। तो ये व्यवस्था अपने को हर बार देखनी पड़ेगी, कोई गद्दार, कोई चमचा, कोई दुष्ट अपने बीच में तो नहीं हो। क्योंकि आप जब पूरे गांव को लेके चलोगे, कितना ही बड़ा ट्रक चल रहा हो और बहुत स्पीड से चल रहा हो, उसके एक टायर में हल्का सा पंचर हो जाए तो 100 की स्पीड से दौड़ता हुआ वो थोड़ी देर में ही ठप हो जाएगा। कितने ही बड़े आंदोलन चल रहे हो, कितनी भी बड़ी मुहिम चल रही हो, कितनी भी बड़ी संघर्ष की दास्तान लिखी जा रही हो, कितना भी बड़ा युद्ध चल रहा हो, तो वो वैसे ही ख़त्म हो जाया करता है जैसे महाराणा प्रताप के अपने ही लोगों ने उसको तबाह करवा दिया। हमने तो देखा है, महाराणा प्रताप की जगह जयचंद का नाम क्यों नहीं आता, और जयचंद की जगह महाराणा प्रताप का नाम क्यों नहीं आता? क्योंकि जो जिस जगह का होगा वो उसी के लिए तो समाज में बोला जाएगा। तो महाराणा प्रताप के साथ और ऐसे ऐसे हमारे क्रांतिकारियों के साथ जो देश के लिए लड़ गए, उनके साथ भी गद्दारी हुई। आज हम आपके बीच में इकट्ठे होके एक लड़ाई की तरफ चलते हैं, जिसमें हमें अपने बच्चों को बचाने की लड़ाई है, और उसकी शुरुआत होती है कहाँ से? ग्राम सभा से। और ग्राम सभा की शुरुआत होती है एक साथ मिलने से, और जब एक साथ मिल के ग्राम सभा की बात हम करेंगे तो वहाँ लोन का पूरा मामला एक ही बात में निपटेगा। कल जब हम अमृतसर में थे तो वहाँ पे काफ़ी सरपंच आए थे, और जब मैंने उनसे एक बात कही जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अपना अपना कर्ज उतारें या गांव का उतारें, तो क्योंकि देखो एक बड़ी काम की बात है, मैं हर बार सवाल पूछता हूँ, एक तरफ आपके हाथ में पैसे हों और एक तरफ कोई मरने की कगार पे हो, तो आप किसको जल्दी पकड़ोगे? भाई एक्सीडेंट हुआ पड़ा, आप अगर उसको उठा के अस्पताल ले गए तो बच सकता है,
और एक तरफ आपका 2-4 हज़ार का नुकसान हो रहा है, तो कौन सा काम करोगे आप? बोले नहीं। यह बात भी इसी है जिसमें बोलते नहीं, जान बचाने का। अच्छा, जान बचाने वाले कितने, एक बार हाथ उठाना। देख, मैं ये मान लूंगा जिन्होंने हाथ नहीं उठाया वो फिर पैसे वाले हैं, सीधी बात है। चलो, कुछों ने तो दोनों उठा लिए। देखो, इसका मतलब देखो क्या है, माताएं बैठी हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, नौजवान भाई बैठे हैं। इसका मतलब ये है कि अपनी ज़िंदगी में पैसा दूसरे नंबर पे है, ज़िंदगी पहले नंबर पे है। कई बार हम देखते हैं कि नहीं, कई करोड़ की गाड़ी पलटी पड़ी हो तो हमारे दिमाग में पहला विचार क्या आता है? बच गए कि मर गए? ऐसा ही करते हैं, बच गए क्या? कभी भी दिमाग में ये नहीं आता ओ तेरे की 3 करोड़ की गाड़ी ठुक गई। 3 करोड़ बहुत होते हैं, लेकिन कभी दिमाग में नहीं आता कि इतना सारा नुकसान हो गया, क्योंकि हमारे परंपराओं में, हमारे पूर्वजों ने, हमारे खून में ये भर रखा है कि दया और जिंदगी और इंसानियत पहले नंबर पे है कि नहीं? तो जब हमारी समाज में जिंदगी पहले नंबर पे है, तो आज हमारे बच्चों की जिंदगियां बहुत परेशानी में हैं। कितनी परेशानी में है? जितने यहाँ बैठे हैं मैच्योर और लगभग 30 की उम्र से सारे बड़े हैं, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 की उम्र के भी बैठे हैं इधर। आप आंख बंद करके नज़र दौड़ाओगे तो आपको पता चलेगा, गांव में जहां पहले एक एक माँ बाप के 8-8, 7-7 बच्चे थे, अब एक एक बच्चा पैदा होने में बहुत समस्याएं आ रही हैं। इतनी समस्याएं आ रही हैं, बच्चे पैदा होने बंद हो गए। क्यों? क्योंकि इतना सारा जहर खा रहे हैं, इतनी सारी दवाइयां खिला दी। पिछले 20 साल में माताओं को गर्भ निरोधक गोलियों के नाम पे इतना जहर खिला दिया, बच्चे पैदा होने बंद हो गए। तो जिस समाज में बच्चे पैदा होने बंद हो गए हों, तो वो समाज कितनी दूरी तक और चलेगा? आपने फेरे तो सब ने लिए होंगे जिन्हें ब्याह करा, या वैसे ही बस हाँ मतलब राम राम करी चलो इकट्ठे होकर कर लिया ब्याह, ऐसा तो नहीं। तो जब आपने फेरे लिए होंगे तो पंडित जी भी आया होगा। तो जब वो पंडित जी आया है, तो मेरी तरह आपने अगर ध्यान दिया हो तो वो एक शपथ दिलाता है ना, पानी ऐसे करके, चलू में पानी लेके, है ना। और वो क्या कहते हैं, आज की जो ये घड़ी है, ये मुहूर्त है, ये 1,96,08,53,124वां साल चल रहा है। ये महीना चल रहा है, ज्येष्ठ का महीना होगा शायद। ये पक्ष है, कृष्ण पक्ष है या शुक्ल पक्ष है, मतलब अंधेर है या चांदन है। अंधेर चांदन का कौन सी तिथि है? एकादशी है, द्वादशी है, त्रयोदशी है, जो भी है 15 में से। इनमें से ये प्रहर चल रहा है, सुबह का है, 2 प्रहर है, तीसरा प्रहर है, चौथा प्रहर है, रात्रि का प्रहर है। प्रहर कौन सा है, कौन सा टाइम है और कौन सा मुहूर्त है, इतनी बड़ी बात बताते हैं वो, करते हैं कि नहीं? इस सारी की सारी व्यवस्था में वो आपको ये बताते हैं कि हमारा ये जो संस्कृति का है, सनातन संस्कृति, ये लगभग 1,96,00,000 साल पुरानी है। और जब से ये संस्कृति शुरू हुई है, उसी दिन से लोग पैदा होने शुरू हुए थे, और लगभग 2 अरब साल से लोग पैदा होते आए और महाराणा प्रताप सरीखे लोग पैदा होते रहे। लेकिन अभी एकदम से क्या हुआ, जहां 2 अरब साल में लोगों को पैदा होने में दिक्कत नहीं आई, केवल 10 साल में सत्यानाश हो गया। क्या मेरी सीरियसनेस को समझ रहे हो? देखो, मेरे भी दिमाग लाग रही है, मैं तो इन्हें काट के जाऊंगा, आपकी मर्जी, संभाली जाओ तो संभाल लियो। क्यों जी?
क्योंकि मेरा बच्चा बहुत परेशानी में है और मैं दुनिया का सबसे लालची आदमी हूं। मैं ये कहता हूं हर जगह। मेरे को अगर कोई ये बोल ले कि तू 500 करोड़ ले अपने बच्चे की जिंदगी दे दे, मैं उसको फट से ठोकर मार दूंगा। आप मार दोगे क्या? बोले नहीं। ज्यादा चाहिए 1000 करोड़ में मान जाओगे या फिर भी मार दोगे ठोकर? 10-20 हजार करोड़? देखो भाई, मेरे को तो कोई ये कह दे तू पूरी धरती का राज ले ले, अपन है तो वो भी नहीं चाहिए। आप तो अपने बच्चे के साथ झोपड़ी में खुश हैं। अगर आप ऐसी विचारधारा रखते हो कि हमें कुछ नहीं चाहिए, अपना बच्चा अपना परिवार खुश रहे, चाहे बेशक झोपड़ी में हो, तो फिर हम लड़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि अगले 5 साल में 500 टिक्के आने वाले हैं। 500। एक टिक्के ने ताल का मचा दिया पूरी दुनिया में। पता होगा ना कौन सा टिक्का? पता है सबको? हाँ। कितनी कितनी दिक्कत आ रही है पता है? ब्रेन हेमरेज, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, पैरालिसिस, माताओं में, बहनों में, बच्चियों में मासिक चक्कर की अनियमितता, ब्लीडिंग, ओवर ब्लीडिंग, बुरा हाल, मतलब बयान माटी हो रही है। और ये जब तबाही समाज में आ चुकी है और ये कह रहे हैं कि जो इन टीकों का विरोध करने वाले हैं, सुनील जैसे, देवेंद्र बलारा जैसे, सोमदेव भाई जैसे, और ये जो टीम पूरे देश में दौड़ पड़ी है, इन जैसे लोगों को जल्दी निपटाओ, ये कह दिया उन्होंने। और 194 देशों की सरकारों ने ये कह दिया कि हम बहुत जल्दी ऐसे लोगों को निपटाएंगे। और निपटाने के लिए भारत में तो नया संविधान भी तैयार हो गया, पता आपको? आईपीसी नया आ चुका। पहले अगर किसी के ऊपर शंका हो जाए तो उसको पूछताछ के लिए 15 दिन हिरासत में रख सकते थे, अब 90 दिन रखेंगे। पहले उसकी मर्जी के बिना उसके शरीर में कोई गोली, कोई दवाई, कोई सुई नहीं लग सकती थी, अब अपनी मर्जी का टिक्का लगाएंगे। वो क्या पता जहर का लगा दे। अब जो उन चोर लोगों की जड़ खोदता हो, वो जहर का टिक्का क्यों नहीं लगा देंगे? अरे भगत सिंह को क्या नहीं, कैसे कैसे नहीं मारा गया? हमने तो इसका नजारा एक ही बार देखा, उस पहलवान ने तो पता नहीं कितनी बार देखा होगा। हर दिन पीटता था वो, तो बर्फ पे डाल डाल के पीटते थे नंगे शरीर, और वो तब नहीं टूटे। हमने तो एक बार देखा और ये सोच रहे थे कि ऐसे अगर कोई हमारा कोई कमजोर साथी फंस गया, मर ही जाएगा भाई। ऐसे तो हमने आज तक आप लोगों में से किसी ने भी किसी पशु को भी नहीं मारे होंगे। ना बैठा जाएगा, ना लेटा जाएगा, ना खड़ा हो जाएगा, ऐसा टॉर्चर करते हैं। और जब ये हमारे साथ हो रहा था, मैं इसको अपनी तारीफ में नहीं कह रहा जी, कभी ये सोचो अपनी तारीफ कर रहा भाई। मैं इसको ये बता रहा हूं कि जब हम लड़ रहे हैं और समाज अगर नहीं खड़ा हुआ, तो आपके लिए लड़ने वाले जो साथी हैं, जो भाई बहन हैं, उनकी दुर्गति ये करके मार देंगे और फिर अपना नंबर आराम से आएगा। तो जब लड़ाई आखिरी में, मतलब लड़ाई शुरू होने वाली हो, तो तैयारी उससे कहीं पहले हो जाए तो लड़ाई जीती जा सकती है। ऐसा नहीं है कि लड़ाई और लड़ने वाला दुश्मन तो दरवाजे पे आ गया और फिर हमने अपने औजार उठाए पहनना कर रहे हैं कि हम तो अब तैयारी कर रहे हैं ना, इतनी देर में तो कट जाएंगे। तो जो मैं विचार आपको ग्राम सभा का दे रहा था लोन के लिए, उस ग्राम सभा की समझ हम ये चाहते हैं कि यहां बैठे और अपने हर गांव में कम से कम 20-20, 30-30 साथियों को हो जाए पूरी तरह। तो करना क्या होगा? अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, यहां मैं एक समाधान बताऊंगा अभी कि हम करेंगे क्या। अगर इस समाधान का पता चल जाए, ये ट्रेनिंग 3 दिन की है, कल की और परसों की, तो तीनों दिन आओगे आप, पक्की बात है। लेकिन अकेले नहीं आना, 1-1, 2-2 को, 3-3 को साथ लाना।
जो यहाँ आ गए वो तो आ गए, आज मत गिनो, आज तो जितने आगे ठीक है। कल जब या तो यहीं रहो, यहाँ व्यवस्था कर रखी है इन भाइयों ने सारी, और अगर यहाँ नहीं रह रहे, आपका गांव नज़दीक है, तो आज की तरह 12 बजे नहीं आना, सुबह 9 बजे। क्योंकि देखो, एक दिन उपवास रख लेंगे क्या दिक्कत है, 2 दिन दिहाड़ी नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, 500-700 का नुकसान है। लेकिन अगर हम यहाँ नहीं आए और नहीं समझ के गए तो पूरी जिंदगी का, पूरे परिवार का और पूरे समाज का नुकसान है, खात्मा है। क्योंकि वो लोग इतनी तैयारी कर चुके, अगले 1.5 साल में इतने लोग मरेंगे कि आप है ना दाह संस्कार पे नहीं जा पाओगे। उन्होंने इतनी तैयारी कर रखी है। मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को, या यही घूम रहा है, अरे भाई तू जल्दी बता देना लोन कैसे उतरेगा, वो घुमा घुमा के मारे जा रहा, सीधी बात करना लोन किस तरह उतरेगा। ऐसा तो नहीं हो रहा, यह एक आध हो रहा है। देखो क्या है, मैं जब बहुत दिन होते हैं बात करते हुए, समाज में पता चल जाता है कि कहाँ क्या चल रहा है यहाँ। लेकिन समस्या क्या है, आप लोगों को अभी ये लग रहा है, माताओं को, कि लोन वाली समस्या मोटी है। लेकिन मैं आपको एक विश्वास दिला दूं, मैं आपका बच्चा हूं, मैं आपका भाई हूं, आपका बेटा हूं, लोन वाली समस्या जमाई छोटी है। तो हम यहाँ जितनी देर बात करेंगे, आराम से बात करेंगे, और ये सोच के चलो कि आप अपने बच्चों से मिलने भी तो जाते होंगे, अगर वो दूर रह रहे हैं तो आपका एक बच्चा बाहर से आया तो आप यहाँ बात कर लेंगे, यहाँ मिलने आ जाओ, कोई दिक्कत थोड़ा है, या है कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि यहाँ जो बात होगी ना, वो पूरे परिवर्तन की बात होगी। तो ग्राम सभा की ताकत इतनी ज़्यादा है, अगर आपने लिख के दे दिया कि भाई हमारे गांव में अगले 1 सप्ताह में प्रधानमंत्री को आना है, ऑर्डर है, हाथ नहीं जोड़ने, आदेश है प्रधानमंत्री को। क्योंकि प्रधानमंत्री की कोई औकात नहीं है गांव के आगे, राष्ट्रपति की भी कोई औकात नहीं है गांव के आगे। पता है क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री भी तनख्वाह लेता है, और तनख्वाह लेने वाला नौकर होता है। राष्ट्रपति भी तनख्वाह लेता है, वो भी आपका नौकर है, और आप उनको चुनते हो कि भाई ऐसा है, तू हमारी बात वहां रख देना। और अगर आपका वो भेजा हुआ आदमी अपनी बात नहीं रखता, उसको उठा के फेंकने का भी अधिकार आपके पास है, और ग्राम सभा के पास है। ठीक है जी। तो हम क्या लिखेंगे, ये पूरा मैटर है, मैं इस पे आज पूरा दिन बात करूंगा, क्योंकि काफी लंबा चौड़ा है ये। वो हमने पूरा बना के तैयार कर रखा है कि हम गांव में क्या बात करेंगे, क्या लिख के कहां भेजेंगे, और हमारी एक एक आदमी की ताकत कितनी है, वो सारी की सारी उस ड्राफ्टिंग में है। तो हम उस लेटर को लिखेंगे और प्रार्थना नहीं करेंगे, आदेश करेंगे कि हमने ऐसा कर दिया, अब आप देखो क्या करना है। आपने देखा होगा निहंग सिखों को, वो कहीं ना उनका वीज़ा लगता, ना उनका कोई टैक्स लगता, ना उनको अगर मोटरसाइकिल वगैरह तो उनको कोई नंबर प्लेट होती, ना उनका कोई चालान कटता। पता है क्यों? ये वही लोग हैं 8% वाले, समझ गए? अच्छा एक बात बताओ, जब ये निहंग सिखों को ऐसी व्यवस्था है, तो मुझे निहंग सिख बनने में क्या दिक्कत है? यानी इस भारत का मूल निवासी बनने में क्या दिक्कत है हमें? जैसे वो वनवासी, वनों में रहने वाले वनवासी हैं, उनके ऊपर ये पूरा का पूरे सिस्टम का कुछ भी जोर नहीं चलता, तो हम भी ऐसे हो जाएं, क्या दिक्कत है? हो सकते हो क्या? कैसे बनोगे ये मैं बताऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब तो ऐसे हो गए जैसे पता नहीं क्या गोला पड़ेगा। ये इतनी बड़ी ताकत है
जिन जिन एरिया में, राज्यों में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में जो आदिवासी लोगों के गांव हैं, उनमें पुलिस उनको पूछे बिना घुस नहीं सकती, प्रशासन भी नहीं घुस सकता, और बाहर का कोई भी आदमी नहीं घुस सकता जो इस सिस्टम को मानने वाला है। क्योंकि वो ये कहते हैं ये सिस्टम हमारा नहीं है, हम परमात्मा के सिस्टम को मानने वाले हैं। पानी, हवा, मिट्टी, धरती, इनको मानने वाले हैं हम, और जो इनको मानेगा वही असलियत में परमात्मा की व्यवस्था को चलाता है। जो प्लास्टिक यूज करता है वो परमात्मा की व्यवस्था का सत्यानाश करता है। जो जहां आदमी को सुबह अपने शरीर धोने के लिए केवल एक डब्बा पानी की जरूरत है, अगर वो खेत में, जंगलों में, झाड़ियों में फ्रेश होने जाए तो वही आदमी टॉयलेट में बैठ के कम से कम 20 लीटर पानी खराब करता है। वो आदमी उन आदिवासी आदमियों का दुश्मन है, क्योंकि वो इस धरती पे परमात्मा की जो पानी की व्यवस्था है उसका सत्यानाश कर रहा है। एक बार अगर पेशाब करने जाए टॉयलेट में और फ्लश चला दो तो 5 से 10 लीटर पानी गया। मतलब 100 मिलीलीटर पेशाब को साफ करने के लिए 10 लीटर पानी वेस्ट, और कम से कम एक स्वस्थ आदमी 6 बार पेशाब करने जाता है 24 घंटे में, कम से कम 7 और 8 बार भी जा सकता है। तो एक आदमी अगर एक बार में 10 लीटर पानी को फ्लश में चलाता हो तो 6 बार में कितना हो गया? 60 लीटर। और अगर 2 बार वो फ्रेश होने जाता हो तो 40 लीटर, यानी 100 लीटर पानी वो वेस्ट करता है। क्या किसी के बाप ने बना के दिया पानी? तो जो मेरे बाप ने पानी नहीं बना के दिया उसको वेस्ट करने का अधिकार मेरे पास कहां से आया? एक बूंद पानी नहीं बना सकता मैं? आप बताओ, बना सकते हो तो? आज तक दुनिया के अपने आप को बड़े बड़े वैज्ञानिक कहलाने वाले नहीं बना पाए एक बूंद पानी। तो जिसने उसको नहीं बनाया वो उसको खराब करने का हकदार नहीं है। तो करे क्या? वो अपनी व्यवस्था में कम से कम प्रयोग करे पानी का। 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, मतलब जितनी जरूरत है उतना ले। और हमारे शास्त्रों में क्या कहा? ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मां ग्रध्य कश्य सिद्धनम। कि भाई हे आदमी, जो आदमी नाम का जो ये समाज है, हे मानव, ये जो धरती और ये सृष्टि चल रही है भाई ये तूने नहीं बनाई, ये परमात्मा ने बना रखी। और जितनी जरूरत या जितना अधिकार एक चींटी का, कीड़ी का है, उतना ही अधिकार यहां बैठे हम सब का है। तो मेरा अधिकार कीड़ी मारने का भी नहीं। तो इसलिए जब मेरा अधिकार कीड़ी मारने का नहीं है क्योंकि मैंने उसको बनाया ही नहीं, तो इसीलिए जितना तेरी जरूरत है उतना ले और बाकी सारे को छोड़ दे, नहीं तो सत्यानाश करेगा तू। आज क्या कर दिया? इस देश के कुल 117 लोग हैं जिन्होंने अपने देश की 90% से ज्यादा संपत्ति पे कब्जा मार लिया, और पूरा देश थोड़ी सी संपत्ति पे हाहाकार मच रहा है। अगर उन 117 लोगों में से कोई कई हजार करोड़ लेके भाग जाए तो उसका कुछ नहीं बिगड़ता। और यहां बैठा अगर कोई व्यक्ति अगर 5,000 रुपए भी बैंक के ना दे, वो कितनी गालियां देते हैं, कितना जलील करते हैं, कितनी बेइज्जती करते हैं, हम ही जानते हैं। बताओ, घर से निकाल के बाहर कर देते हैं अगर किस्त ना दो तो। मैं झूठ तो नहीं कह रहा, बता नहीं रहे, ठीक कह रहा हूं क्या? तो मेरे घर से निकालने की किसकी औकात हो गई? आज हमें उन नौकरों को, चपरासी से लेकर राष्ट्रपति तक जो आपका नौकर है, उनको बताने का टाइम आ चुका है कि अब तुम मालिक नहीं, तुम हमारे नौकर हो और जैसा हम कहेंगे वैसा तुम्हें चलना पड़ेगा। और ये खबर बता दूं मैं आपको, मैंने आपको बताया पहली बार, मैं बड़ा लालची आदमी हूं क्योंकि मैंने अपना बच्चा बचाना।
ठीक है जी। और मैं स्वार्थी भी हूं, क्योंकि जब आप सबके बच्चे बचेंगे तो ही तो मेरा बच्चा बचेगा। अगर मेरे गांव में या आपके गांव में नशा फैल गया बहुत ज़्यादा और गांव नशेड़ी हो गया और आपने अपना बच्चा संस्कारी बना लिया, तो आप अपने बच्चे को अपने घर में कितने दिन कैद कर लोगे? निकलेगा तो गांव में ही, और जिस दिन बाहर निकलेगा उसी दिन कोई हो या तो लूटेगा या पिटेगा, क्योंकि नशेड़ी क्या करेगा, उसकी जेब देखेगा, 100 हैं, 50 हैं, 200 हैं, 500 हैं। अगर वो विरोध करेगा तो क्या पता चक्कू भी मार दे। मेरा बेटा अगर आपके गांव में आए या आपका बच्चा मेरे गांव में आए और मेरा गांव नशेड़ी हो, तो आपका बच्चा सुरक्षित है? तो समस्या बच्चों तक की है, और बच्चे लोन से कहीं ज्यादा कीमत के हैं। क्या इस बात से सहमत हो आप? पता नहीं, तो मेरी बात समझ में ज्यादा आ गई, पता नहीं आई ही नहीं, बोल दे ही नहीं आ गई। तो हम अभी से जो चर्चा कर रहे हैं, एक बार पूछ लियो, मेरे ख्याल से 1:30 बज गया, ये बोला था 1:30 बजे खाने की तैयारी होगी। पूछा एक बार, आप पूछा एक बार, इधर बैठे हो, आपके पेट में भी चूहे दौड़ रहे होंगे, तो उनके बीच में मैं नहीं आऊंगा, कहते मैं रोटी खाने की बजाय हाथ तो ना खा जाए। मैं एक देखो इधर समझियो, मैं जब गांव की बात कर रहा हूं तो क्या आप मेरे साथ गांव में मेहनत करने को तैयार हो? देखो करना क्या है, अपने अपने गांव में अपनी सहेलियों को, अपने अपने साथियों को बुला के लाना, और हमें उनको, मैं आपके साथ ही हूं अगले 3 दिन, आज कल और परसों, कल शाम तक यहां पे पूरी जानकारी देंगे, ठीक है? और आप ये चेक करना कि आप अपने अपने गांव में कितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तैयार कर सकते हो। कर लोगे? बोलो एक बार, नहीं तो ढीला रह जाएगा काम। अपने अपने गांव में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तैयार करेंगे, और अपने गांव की तरफ से सिस्टम को वो लेटर लिखेंगे, ग्राम सभा वाला। जी तैयार, और वो ग्राम सभा के लेटर में क्या है, वो अब इस सेशन के बाद चर्चा करेंगे कि हम क्या लिखेंगे। हम उनको ये आदेश देंगे, तुम्हारा रुपया नकली है, तुम्हारा रुपया फर्जी है, तुम्हारे रुपए में उतनी कीमत नहीं है जितना मेरे रुपए में है। मेरे रुपए का मतलब सोने का रुपया है, तुम्हारे रुपए का मतलब नकली जाली पर्ची है। मतलब काफ़ी चीज़ें हैं, इस बारे में हम बात करेंगे। और ये लिखेंगे हम क्या, कि हम तुम्हारे इस सिस्टम को अब के बाद मानने वाले नहीं हैं, ठीक है? फिर एक आध का सवाल आएगा आप में से किसी का, भाई जब उनके सिस्टम को मानना छोड़ देंगे फिर कैसे काम चलेगा? अगला पड़ाव है, अपने पास एक ट्रेनिंग है, देवेंद्र भाई एक काम कर रहे हैं, उनके पास एक बड़ा टैलेंट है। वो एक 3 साल के बच्चे को उंगलियों को, आँखों को और उसकी आदतों को देख के ये बता देते हैं कि ये बच्चा किस काम को करके सबसे ज़्यादा खुश रहेगा। ये खिलाड़ी बनने वाला है, ये लेखक बनने वाला है, ये पेंटर बनने वाला है, ये वक्ता बनने वाला है, ये लीडर बनने वाला है। मतलब वो अपने आप बता देते हैं 3 साल के बच्चे को। और एक बच्चा ऐसा है जो पढ़ना नहीं चाहता, मतलब उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता, लेकिन सुबह से शाम तक दौड़ सकता है। इसका मतलब उसमें